जी, हम लोग यहाँ पॉसिबिलिटी 7 पे हम अब बात करेंगे, और अब ये सीरीज़ जितनी भी हैं वो पॉसिबिलिटी 7 से ऊपर के साथ ही शुरू होंगी और 7 पे ही ख़त्म होंगी, और ये काफ़ी लंबी होने वाली हैं। इसमें कई सारी डिटेल्स होंगी, कई सारी चीज़ें होंगी और बहुत अजीब सी भी होंगी जो आप लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले मैंने पॉसिबिलिटी 6, 5, 4, 3, 2 और 1 सबके ऊपर बात कर ली है। इन सब की वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उनको ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो किसी भी किस्म की, क्योंकि मैं जब भी कमेंट्स देख रही होती हूँ मुझे पता होता है कि आप लोग अभी भी बहुत कंफ्यूज हैं। उसका सिर्फ ये कारण है कि आप लोग शायद वीडियोस बीच में से एक आध जगह कहीं मिस कर देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं। और ख़ासतौर पर जो पॉसिबिलिटी 6 थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, उसमें उस लड़के से रिलेटेड इतनी बात इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि मैं आप लोगों को हर पॉसिबिलिटी का पॉसिबल होना बता रही हूँ कि किस तरीके से कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ है और वो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, वो ये समझना है कि जो आप लोगों का पॉपुलर नैरेटिव है जिसको आप लोग सब 15 जून से मानते चले आ रहे हैं, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो लड़का है उसकी अपनी ज़बान से आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को शायद यकीन आएगा। वो लड़की बार बार एक बात कह रही है कि वो लड़का एजेंट है, जिसको आप लोग लेकर नहीं समझ रहे क्योंकि आप लोगों के लिए बाइबल में लिखा हर्फ हो चुका है, और जो पॉसिबिलिटी 2 है, क्योंकि आप लोगों को नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा दुनिया आगे है या उससे ज़्यादा कुछ हो सकता है। जो एविडेंसेस आप लोगों के सामने हैं, जो सबूत आप लोगों के सामने हैं, या जो आप लोगों की सोच या अक्ल जिस बात पे आप लोगों को यकीन दिला रही है, आप लोगों को उससे ज़्यादा आगे सोचने का इरादा नहीं है। यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा गलत हम तब करते हैं ज़िंदगी में जब हम अपनी सोच को लेकर एक जो बॉक्स होता है उसके अंदर डाल देते हैं। अब क्या होता है, उसकी वजह से हमारी जो सोच होती है वो लिमिटेड हो जाती है और हम उस बॉक्स के अंदर ही सोचते हैं। लेकिन जब भी ज़िंदगी में कोई भी बड़ा काम करते हैं तो नहीं कहा जाता कि बॉक्स से बाहर निकल कर सोचो तभी कुछ बड़ा कर पाओगे, वरना जो एक स्टैंडर्ड है उसी में रहोगी तो ज़िंदगी उसी तरीके की गुजरेगी। आप लोगों को जानबूझ के एक बॉक्स के अंदर ज़िंदगी में डाल दिया गया है ताकि आप दुनिया की सिर्फ वही हकीकत देख सकें जो असल में आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, ना कि वो जो हकीकत असल में नहीं। कहा जाता, देखिए दुनिया एक बहुत बड़ा धोखा है। ये हम फ़लसफ़े में भी कहते हैं, हम मुहावरतन भी कहते हैं कि दुनिया असल में जो है वो नहीं है, जो दिखता है वो नहीं होता है। तो हकीकत में जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो है भी नहीं। ये सिर्फ एक चीज़ है, एक क्या कहते हैं, एक फसाद है, यानी एक इल्यूजन है जो आप लोगों को क्रिएट करके दिखाया गया एक परफेक्ट दुनिया का, कि ऐसे आप पैदा हो, अपने आप को पढ़ाओ, फिर लिखाओ और उसके बाद यूनिवर्सिटी जॉब, फिर जॉब करो, किसी और की नौकरी करो, किसी और के सपने पूरे करो और अपने सपने पूरे करने में रिटायर होके बूढ़े हो जाओ, पैसा बैंकों में डाल दो, चीज़ें लोन पे ख़रीद लो। ये आप लोगों की एक ज़िंदगी है जिसको एक अजीब सा बना दिया गया है और आप लोग उसी की भागदौड़ में अपने आप को बहुत कामयाब समझते हैं। तो यहाँ पर ये गलती है, हम खुद बॉक्स के अंदर रहते हैं, हम उस बॉक्स से निकलना नहीं चाहते। तो ये जो सीरीज़ है या ये जो पूरी चीज़ें हैं उसको आप लोगों को बॉक्स से निकल कर इस सीरीज़ को समझना पड़ेगा, तब आएगी। वरना आप लोगों को यही लगेगा, जो मुझे बार बार कहते हैं लोग, कि मैम वो मर चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, आप बेकार बकवास कर रही हैं, बात ये है ही नहीं, वो ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, वो चला गया है। मसला सारा ये है कि आप लोग उस बॉक्स से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। अच्छा, उसके बाद अब हम यहाँ पर इस गवर्नमेंट के ऊपर बात करते हैं। अब ये गवर्नमेंट कौन है, इस गवर्नमेंट का नाम क्या है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं। इस गवर्नमेंट को कहा जाता है ग्रेव यार्ड। गोश्त के ऊपर मैं इसी वीडियो के आखिर में बात करती हूँ। पहले ग्रेव यार्ड के ऊपर बात करूँगी कि ये ग्रेव यार्ड क्या है और इस गवर्नमेंट को ग्रेव यार्ड का नाम क्यों दिया जाता है। अब ऐसे ही नहीं कह दिया गया है कि वो कब्रिस्तान है गवर्नमेंट, इसलिए कहा गया है कि इस ग्रेव यार्ड के जो अक्षर हैं इनके अंदर छुपे हुए राज हैं, और वो किस तरीके से हैं, इनके अंदर क्या है, वो यहाँ मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब इसमें जो जी है वो यहाँ पर है ग्रेट ब्रिटेन के लिए, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन कौन सा देश है, वो क्वीन वाला देश है, ठीक है ना, जिसको आप लोग आम भाषा में यूके कहते हैं। फिर हम यहाँ पर आते हैं, ये है रशिया। रशिया अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी पावर है। आप लोग जानते हैं कि कितना पावरफुल देश है रशिया, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका। अमेरिका हर चीज़ में आगे है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिका आगे किसी भी चीज़ में ना हो। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, तो ये है वीटो पावर के लिए। अब वीटो पावर क्या चीज़ होती है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा। नॉर्मली देशों में यूज़ की जाती है, ये एक आप लोग डिफरेंट तरीके से समझेंगे। मैं यहाँ आप लोग को ये बता देती हूँ कि ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वीटो पावर जिनके पास होती है, जिनके हाथ में एक पावर होती है जो किसी भी देश के किसी भी रूल को, किसी भी फैसले को ओवर रूल कर सकते हैं अपनी वीटो पावर को यूज़ करते हुए। अब ये कौन से बिग 5 हैं, यहाँ पर मैंने 5 PM लिखा हुआ था, ये आप लोगों के देश के कोई प्राइम मिनिस्टर ना समझिएगा, यहाँ परमानेंट मेंबर के लिए मैंने नीचे PM लिखा है। अब ये कौन से बड़े 5 देश हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और USA है। ये परमानेंट मेंबर होते हैं। और ये वीटो पावर किसके हाथ में होती है, ये हर देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, जो इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो वीटो पावर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया, लेकिन इस ग्रेवयार्ड के अंदर हर उस इंसान के, हर उस देश के पास असल में इनडायरेक्टली वीटो पावर होती है, जो इस ग्रेवयार्ड के अंदर होता है, जो भी देश इस ग्रेवयार्ड के अंदर इंक्लूडेड होता है। अब वो अपनी वीटो पावर को किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, इन बड़े 5 जो ये देश होते हैं इनके थ्रू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि दूसरे और देश अभी यहाँ पर आएंगे जो कि इस वीटो पावर में आप लोगों के लिए नहीं है। जैसे आप लोगों के लिए सिर्फ 5 देश हैं जो आप लोगों को पता है जो वीटो पावर में, लेकिन यहाँ पर मैं भी आगे एक्सप्लेन करूँगी कि और कौन से देश हैं जो इस ग्रेवयार्ड के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो वो सब भी अपनी वीटो पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो उनके थ्रू जाके करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इंडिया है, मैं कह नहीं रही कि इंडिया इसमें है, मैं बता रही हूँ कि जैसे अगर एग्जांपल इंडिया है और इंडिया को किसी भी देश के ऊपर जैसे किसी भी देश के लिए कोई रूल है जिसको उन्होंने ख़त्म करना है, उसको वो नहीं चाह रहे कि वो आए। जैसे नहीं ये यूएनओ है, आप लोगों को होता है कि भाई हम हर मुल्क के पास ये क्यों नहीं हो सकता, वो लोग क्यों नहीं करने देते हैं, वो क्यों देश जो है वो आके कहने लगता है कि वो भाई न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, ये क्यों होता है, ये क्या होता है, ये तो चलें वो एक अलग चीज़ है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब इंडिया क्या करेगा, मैं यहाँ इंडिया की सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ कि मुझे सुनने वाले इंडियन लोग हैं, प्लीज़ ये जहन में रखिएगा। तो क्या करेगा, दुनिया के जो 5 वीटो पावर हैं दुनिया के दिखाने के लिए, वो उनके पास जाएगा, क्या आएगा कि हम भी बिल्कुल वीटो पावर वाले हैं, ये लो हमारी इस जो वीटो पावर इसको तुम लोग एक्सरसाइज करो अपने बिहाफ पर। तो वो फिर एक्सरसाइज करते हैं और वो उसमें बीच में इंटरवीन करते हैं और फलाना फलाना ढिमकाना करके एकदम हो जाता है। पता नहीं आप लोगों को समझ भी आई है कि नहीं आई है। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं ई। अब ये ई किसके लिए होता है, ये है एलिट्स जो हैं। अभी ये एलिट्स कौन है, ये वो 10 बड़े ख़ानदान हैं दुनिया में जिनको एलिट्स कहा जाता है, जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, नहीं पता होगा गूगल कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये एलिट्स जो हैं वो कहाँ, असल में पीछे से धर्म के हिसाब से ये लोग यहूदी होते हैं। ये कहाँ पर रहते हैं, ये वेस्टर्न यूरोप में रहते हैं। यहाँ पर मैंने एलिट्स और यूरोप इसलिए करके लिखा है क्योंकि ये दोनों ई को रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्रेवयार्ड के अंदर। यहाँ पर ई में इन्होंने डब्ल्यू नहीं डाला वेस्टर्न यूरोप का, क्योंकि वो उसको स्पेसिफिक नहीं करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने शब्द के साथ बड़े तरीके से खेला है। अगर आप ई को ये पता नहीं उल्टा सीधा यानी रोटेट करें तो वो डब्ल्यू भी बनता है। तो ये सिर्फ वेस्टर्न यूरोप है। वेस्टर्न यूरोप में 3 देश आते हैं, यूके, फ्रांस और जर्मनी। तो नॉर्मली अगर आप गूगल भी करेंगे तो जो 10 बड़े ख़ानदान हैं वो या तो इन्हीं देशों में इस वक्त रह रहे हैं, और अगर नहीं भी रह रहे तो वो इन्हीं देशों से निकल कर आते हैं असल में पीछे से, ठीक है ना। तो ये वो एलिट्स हैं, वो यूरोप है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस क्या है, जो आप में से मैथ्स जानते होंगे वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि वाई एक्सिस के लिए आपको ज़ीरो से होते हुए जाना पड़ता है। अब ज़ीरो जो ये जो ज़ीरो है इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, और इसकी अपनी बहुत वैल्यू भी होती है। अगर आप इसको दूसरे नंबर के साथ ऐड कर दें, दूसरे नंबर के साथ लगा दें, तो उस नंबर और ज़ीरो दोनों की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन इस ग्रेवयार्ड में नॉर्मली ये जो वाई एक्सिस है इनको ज़ीरो कहा जाता है, क्योंकि इनके हिसाब से ज़ीरो की कोई भी वैल्यू नहीं है। जब तक इनके साथ है उनकी वैल्यू है, और ज़ीरो उन्हीं को कहा जाता है। अगर मैं आम आप लोगों की जो आप लोग जिस चीज़ को समझते हैं उसी के हिसाब से मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो आप लोग किसको ज़ीरो कहते हैं, आप उसी किसी निकम्मे इंसान को कहते हैं ना, जो किसी भी काम का नहीं होता, कि यार ये तो ज़ीरो है, ये कहाँ का हीरो, ये तो ज़ीरो बंदा है, या ये तो किसी भी लायक नहीं है, नालायक है, कि जो भी जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वक़्त नहीं होती असल में। तो ग्रेवयार्ड में वो कौन से लोग होंगे जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पर ये मैं हिंट देकर आप लोगों को जा रही हूँ। मैं नाम यहाँ पर ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि यहाँ पर वाई करके एक इनका ऑफिशियल नाम है, जो ऑफिशियल टर्म इनके लिए यूज़ की जाती है, ये उसके लिए है। तो यहाँ पर मैंने एक हिंट के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ा था। उसके बाद हम ए पर आते हैं। अब ये कौन है, यहाँ पर वही देख लीजिए, ये ग्रेवयार्ड का हिस्सा है। और यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि मैं कह रही थी ना कि ये 5 बड़े जो बिग 5 हैं उनके अलावा और कौन से देश होते हैं, तो इसमें देखें और कौन से देश होते हैं। इसमें कई सारे देश हैं। एक तो एक्सिस पावर्स हैं। एक्सिस पावर्स कौन है, नीचे अगर आप गौर कीजिएगा मैंने World War II करके लिखा है। एक्सिस पावर्स जो थी, एक देशों की पावर थी, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान था, जिन्होंने 1900s के स्टार्टिंग में, मेरे ख्याल से 1920s के आखिर या 30s के स्टार्टिंग में, मेरे ख्याल से इसी तरह, बल्कि 20s में शायद, जर्मनी, इटली, जापान ये लोग थे। इन्होंने ये डोमिनेशन पावर्स थी, यानी डोमिनेटिंग पावर्स थी उस वक्त, जो डोमिनेट कर रही थी। जर्मनी जो था वो डोमिनेट कर रहा था सेंट्रल यूरोप को, इटली जो था वो मेडिटेरियन सी को कर रहा था, और जापान जो था वो ईस्ट एशिया और पैसिफिक को डोमिनेट कर रहा था। फिर 1936 के आखिर में से शुरू हो गया था एक
और देश जो थे, कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ थी जिन्होंने एक्सिस पावर को ज्वाइन किया था, जिनमें से फिनलैंड, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी। रोमानिया की यहाँ पर एक हिंट है आप लोगों के लिए। ये सारे देश, 2 और देश थे, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। फिर 1943 में इनका डाउनफॉल इस तरह से होना शुरू हो गया था कि एक्सिस पावर को हराना शुरू कर दिया गया था। अलायंस पावर्स थी जो एक ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, सोवियत यूनियन, यूएसए, सोवियत यूनियन उनको भी कहा जाता है, जो रशिया के टुकड़े हैं अब। तो इन्होंने इनको हराना शुरू कर दिया था और ये फिर इस तरीके से डिफ़ीट हो चुकी थी। लेकिन ये दुनिया की नज़रों में तो ज़रूर हो चुकी हैं डिफ़ीट, लेकिन अभी भी एक्सिस पावर्स को एक्सिस पावर के नाम से जाना जाता है। तो ये वो सारे देश इसमें होते हैं, ये इसी के अंदर आते हैं। ये सिर्फ एक एक्सिस करके आपको बताया गया है, यानी हर चीज़ शॉर्ट करके होती है। लेकिन यहाँ पर एक और सब कैटेगरी है, वो है एक्सेप्टेड कैटेगरी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड भी नहीं होती हैं, लेकिन उनका अपना एक गठबंधन है। वो इन सब की बहुत क्लोज अलायंस है, यानी क्या कहते हैं, इनका अपना गठबंधन है इन बड़े देशों से। जैसे कि आप देखिए, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन इंडिया बहुत पावरफुल है। वो इंडिया एवं ही नहीं पावरफुल हो गई है। आप पावरफुल भी तभी बनते हैं जब आप इन बड़ी कंट्रीज़ के साथ मिलकर आप अच्छे टर्म्स में होते हैं, वरना आपको ये बड़ी कंट्रीज़, ये बड़े जो देश होते हैं, ये आपको आगे नहीं आने देते हैं। और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में वो कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त जंग की हालत में हैं, जो वार जोन्स बने हुए हैं। वो क्या होता है कि वो इन बड़े देशों से हाथ मिलाना के लिए मना कर देते हैं। तो फिर इनकी मुल्कों में आप लोगों को आतंकवादी भी दिख जाएंगे, एकदम से इनकी मुल्कों में सब कुछ होना भी शुरू हो जाएगा और इन मुल्कों में फिर जंग भी होती है। ये वही मुल्क होते हैं जो इनसे गठजोड़ नहीं बनाते हैं। तो जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो असल में क्वालिफाइड नहीं करती हैं, लेकिन उनको एक्सेप्टेड किया गया है इन बड़ी कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी कैटेगरी होती है, मैं इसको ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगी। उसके बाद यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक रिलीजन है और एक रिजेक्टेड है। रिलीजन तो अपना आप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पूरी दुनिया में। अगर अभी भी आप देखें, ये वर्ल्ड ऑर्डर जो चल रहा है, इसमें रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले इसी सीरीज़ के अंदर बात की थी कि एक और वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बनाया जा रहा है, जो चाइना के द्वारा, यानी चाइना चाहता है कि उनका वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आ जाए। वो एक अलग चीज़ है जो मैं इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिलीजन है जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है ना, उसके अंदर बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप लोग यहाँ पर गौर भी करें ना, जितनी जंगें होती हैं, जितनी चीज़ें होती हैं, वो किस बेसिस पे होती हैं, रिलीजन के बेस पे, धर्म के बेस पे, यानी मज़हब के बेस पे। और ज़्यादातर कहा भी जाता है कि वो आतंकवादी फ़लाँ धर्म का था या वो फ़लाँ मज़हब का था, एक मज़हब को टारगेट किया जा रहा होता है। ये एक वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है और सिर्फ एक उसी मज़हब को ही नहीं, आगे आगे दूसरे मज़ाहिब को भी टारगेट किया जाएगा। और सिर्फ इस तरीके से नहीं, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी बाद में, इस सीरीज़ के अंदर शायद ना करूँ, या हो सकता है सीरीज़ के अंदर करूँ। मैं सिर्फ यहाँ आप लोगों को एक क्या बता के जा रही हूँ, सिर्फ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देकर जा रही हूँ। दूसरी कैटेगरी आती है, वो है रिजेक्टेड कैटेगरी, जो क्वालिफाइड तो कर सकते हैं इस ग्रेवयार्ड में ऑलरेडी आने के लिए। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या सेकंड वर्ल्ड में हैं, वो क्वालिफाइड ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन वो अपने आप को खुद छोड़कर इस ग्रेवयार्ड को रिजेक्ट करके जा चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पर चाइना, जापान वगैरह हैं, वो इस वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं चलना चाहती हैं। एक बाकायदा तौर पर ये करंट वर्ल्ड ऑर्डर और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का एक हफ्ता चढ़ा हुआ है, उसके बीच में एक जंग है जो कोल्ड वार चल रही है। वो चाहते हैं कि वो उनका अपना वर्ल्ड ऑर्डर चले। वो ये चाहते हैं कि चाइना जो है पूरी दुनिया को इस वक्त डोमिनेट करे। इस वक्त अगर कोई देश डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया को, वो कौन सा देश है? वो इज़राइल है। आप लोग समझेंगे कि मैं खाली इज़राइल को क्यों टारगेट कर रही हूँ, नहीं, वो इस वजह से है। इज़राइल बनाया भी इसलिए गया था क्योंकि यहाँ पर जो मैं एलीट की बात कर रही हूँ, जितने एलीट्स हैं उनका एक धर्म है, वो है यहूद। तो इज़राइली जो है वो सारे इज़राइली यहूदी हैं। और वो जो देश बनाया भी गया है, एक ज़बरदस्ती का वो देश बनाया गया है। वो क्यों बनाया गया है? वो इन्हीं यहूदियों के लिए बनाया गया। और इन यहूदियों की भी अगर मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी वो दे दूँ कि जर्मनी में जब उस वक्त यहूदियों के ऊपर जुल्म हो रहा था और हिटलर को बड़ा बुरा कहा जा रहा था, उस वक्त वो यहूदियों को ही निकाला जा रहा था। तो वो जो यहूदी थे उनको निकाल के हर जगह से उनको रिफ्यूजी बनाया जा रहा था। कोई देश उनको अपना नहीं रहा था, उनका कोई भी जो था देश नहीं था। तो वो जाकर बस गए थे जर्मनी में। तो हिटलर ने उनको उस वक्त इसीलिए निकाला था कि अगर मैं अपने देश से नहीं निकालूंगा तो ये एक वक्त में एक समय आएगा हमारे ऊपर रूल कर जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि इनका जो गठबंधन है वो दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा इस वक्त है।
जब भी वो एक्सिस पावर में भी जर्मनी को कहा जाता है, और फिर बाद में उनको अलायंस जो बनाया गया था, एक अलाइड पावर्स जो बनाई गई थी, जिसमें फ्रांस, चाइना, सोवियत यूनियन, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन थे, उन सब ने जर्मनी के ऊपर हमला किया था ताकि वो जर्मनी अपने हथियार डाल दे और जो यहूदियों को मारा जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, वो ख़त्म हो जाए। फिर उन्होंने ये जो अलाइड पावर्स थी, इन्होंने ही कहा था कि इनको उस देश में भेज दिया जाए जो देश अब दुनिया के मैप पे भी नहीं है। तो वहाँ पर देख लीजिए कि उस देश के साथ क्या हुआ। उस देश ने उनको अपने पास एक्सेप्ट किया था, उनको कबूल किया था, उनको कहा था कि हम अपने घरों में तुम्हें जगह भी देंगे। और फिर बाद में इन्हीं बड़ी पावर्स ने उनको कहा था कि सिर्फ अपने घरों में नहीं, बल्कि इनको अपने देश का एक टुकड़ा दो और उस देश के टुकड़े में उनको रहने दो, उनको आज़ादी से रहने दो। तो वो उस मुल्क ने उनको आज़ादी दे दी थी। लेकिन फिर क्योंकि वो एक बहुत बड़ा देश बनाना चाहते थे, ये उनका एक वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा था, तो उन्होंने उस देश को, जो वो लोग थे उस देश के अंदर जिनको भेजा गया था जर्मनी से निकाल कर और बाकी सारे यूरोप से भी निकाल कर, उस जगह पे उनको भेजा गया। उनको कहा कि तुम वहाँ जाकर रहो, हम तुम्हें पावरफुल बनाएंगे। तो आज देखिए कि वो इतने पावरफुल हैं कि जिस देश ने उनको पनाह दी थी, उस देश का क्या हाल है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। यहाँ पर बहस या मुबाहिसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस इंसान के भी दिल में, सीने में दिल होगा ना, वो समझता है और बहुत अच्छे तरीके से कि उस देश का क्या हाल हुआ है और अब वो देश आज कहाँ से क्या है। उस देश का तो मैप से ही नाम हट गया ना। और वहाँ पर वो कैसे पावरफुल हुए? ऐसे ही तो नहीं हुए ना। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हाथ था उन बड़ी बिग 5 का। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बनाया गया था। तो ये एक चीज़ों को टारगेट किया जा रहा था। तो अब क्या है कि यहाँ पर उस वक्त बिग 5 में चाइना भी था, जापान जो था वो एक्सिस में था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जापान और चाइना, मैं यहाँ इस टॉपिक से हट के बता रही हूँ कि एक्सिस और जो अलायंस पावर्स थी, उनमें से दोनों, चाइना और जापान ने अपना एक गठजोड़ बनाया। उन्होंने अपने एक अलायंस बनाया है। अब करंटली उनका एक अपना अलायंस है जिसमें साउथ कोरिया भी आता है, नॉर्थ कोरिया भी आता है। ये लोग अपना इस वक्त अपनी एक ग्रेव यार्ड बनाना चाहते हैं। वो उसका एक बिल्कुल अलग नाम है, उसके ऊपर मैं बाद में कभी बात करूँगी। वो अपना एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर मैंने कहा था कि चाइना जो है वो चाहता है कि वो दुनिया को रूल करे। और ये कोविड और ये सारी चीज़ें, ये कई सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से इस वक्त जंगें चल रही हैं। यानी ये एक करंट ग्रेव यार्ड है, दूसरी उनकी ग्रेव यार्ड है जो वो है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को एक डिटेल देना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों को समझ आना शुरू हो तो मैं ज़रूर बात करूँगी यहाँ पर वर्ल्ड पावर की, सॉरी क्या चीज़ है, वर्ल्ड ऑर्डर, सॉरी, इनके ऊपर भी मैं बात करूँगी, ठीक है, बाद में, अभी नहीं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं डी से डेविल। अब आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि इल्यूमिनाती, ये जितने भी जो लोग हैं, ये किसकी पूजा करते हैं। आप लोगों के मज़हब में तो पूजा की जाती है, जैसे हमारे मज़हब में नमाज़ पढ़ी जाती है, सिजदा किया जाता है। क्रिश्चियंस में क्या करते हैं, जो भी है, यानी पूजना या मानना, या जो भी चीज़ है, जो भी मज़हबों में की जाती है, ये सारे देशों के जो असल लोग होते हैं ना, यहाँ पर मैं देश के लोगों की बात नहीं कर रही, देशवासियों की बात नहीं कर रही, ये सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ये करप्ट तरीन लोग होते हैं हर देश के। ये लोग सिर्फ एक चीज़ को मानते हैं, एक चीज़ को पूछते हैं, एक ही चीज़ के आगे सजदा करते हैं, एक ही चीज़ से प्रार्थना करते हैं, वो है डेविल, शैतान। सही है, शैतान। अब क्या है और किस तरीके से ये बाकायदा तौर पर जंगलात हैं, उस जंगलात में एक सोसाइटी है जिसको आप लोग सीक्रेट सोसाइटी के नाम से जानते हैं। उस सोसाइटी का भी नाम है जिसको पूरी दुनिया जानती है, इल्यूमिनाती के नाम से। वो जगह पर डेविल, बाकायदा तौर पर डेविल की मूर्ति बनाई हुई है। वहाँ पर एक वो सीक्रेट सोसाइटी है, उनकी सीक्रेट प्रैक्टिस है। इल्यूमिनाती में कौन लोग जाते हैं, कौन लोग नहीं जाते हैं, क्या होता है वहाँ पर, वो डेविल के आगे इर्द गिर्द नाचते भी हैं। आप में से जो मुस्लिम हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हम लोग काबा जो है उसके इर्द गिर्द तवाफ़ करते हैं, ये डेविल के आगे तवाफ़ करते हैं। आप में से जो हिंदू हैं वो शायद अग्नि के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों लगाते हैं, यानी जो भी आप लोग करते हैं, यानी आप लोग शायद अग्नि को मानते हैं ना, आप लोग शायद उसकी पूजा करते हैं। तो डेविल की पूजा की जाती है, उसी के आगे झुकते हैं, उसी के आगे प्रार्थना करते हैं। वो डेविल को अपना नाउज़ुबिल्लाह खुदा मानते हैं। तो उनके लिए ये डेविल, ये जो ग्रेव यार्ड है, उसका मेन कौन है, वो डेविल है, शैतान है। जब भी शैतानी हरकतें की जाती हैं यहाँ पर, शैतानी दिमाग होता है इनका। ये वो छोटी मोटी शैतानी नहीं है जो छोटी मोटी हम शैतानियाँ करते हैं, वो शैतानी नहीं, ये घटिया किस्म की शैतानी है जो पॉसिबिलिटी 7 के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये इतने शैतानी दिमाग हैं, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर मैं बात करूँगी तो आप लोगों को समझ आएगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये वो हो गए डेविल। अब ये देखिए, अब यहाँ, अच्छा, अब डेविल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये ग्रेव यार्ड है क्या, ठीक है ना। अब देखिए, ये यहाँ पर
ये आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए छठे नंबर की। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है कि अगर 6 को भी हम उल्टा करें तो वो 9 बनता है, और 9 बनता है। गौर कीजिएगा, 6 को उल्टा करें तो 9 बनता है, और 9 को 3 दफ़ा लिख लें तो वो किसका नंबर होता है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और ख़ाली एक 9 को, इवन जब हम डेविल की सिंग बनाते हैं ना इमोजीज़ में या किसी भी चीज़ में, आप 9 को अगर यानी आप 9 को सिंग बनाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात कैसे? ये जैसे ये 6 बना हुआ है ना, 6 को आप पहले उल्टा करें तो ये एक लेफ़्ट सिंग बन गया, और उसको फिर उसको पता नहीं, उसको नहीं रोटेट भी नहीं करेंगे, यानी उसको उल्टा सीधा कुछ करेंगे तो उसको दूसरा सिंग बनता है। तो इस वजह से भी 9 को हमेशा डेविल नंबर कहा जाता है। तो ये यहाँ पर बड़े इंटेलिजेंटली, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस इंसान ने ये ख्वाब लिखे हैं वो कौन है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक इंसान शायद प्रोटेजी भी हो सकता है, जो कि मैं बता भी चुकी हूँ। तो ये यहाँ पर छोटे छोटे क्लूज़ होते हैं। तो ये छठा नंबर पे बाकायदा तौर पर लिखा गया है। ये पहले जो शुरू के 50 ख्वाब दिखाए गए ना, ये जो आप लोगों को ट्विटर पे इंस्टाग्राम पर दिखाए गए हैं, उनमें छठे पे ऐसा कुछ भी नहीं है, उन 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 ख्वाबों में नहीं है। लेकिन ये ख्वाब बाकायदा तौर पर शेयर किए गए हैं। ये 55 ख्वाब जो बाद में शेयर किए गए थे उनमें छठे नंबर पर है। और ये एक और भी बड़ी ज़हीन चीज़ है कि जो चीज़ें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर रहने को रखी गई हैं उनमें ग्रेवयार्ड का जिक्र नहीं किया गया है। ये वैसे बाद में आगे पीछे स्टोरीज़ में इधर उधर शेयर की गई थी, रैंडमली शेयर की गई थी तब है, लेकिन जो परमानेंटली रह गई इंस्टाग्राम और ट्विटर पर उसमें ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये उन्हीं के द्वारा शेयर की गई थी। ये उनके अपने जो हैं 55 सपने हैं इसमें, जिसको आने वाले दिनों में बात करूँगी। उस लिस्ट के अंदर छठे नंबर पर है ग्रेवयार्ड। ये देख लीजिए, एक रात गुजारने का उनका सपना था ग्रेवयार्ड में, ठीक है ना। अच्छा, अब ये ग्रेवयार्ड है। अब ठीक है, अब जब इंसान मरता है, सबसे पहले इंसान मरता है तो वो ग्रेवयार्ड में जाता है ना, कब्रिस्तान में जाता है, यानी शमशान घाट में जाता है। अब आप किसी भी धर्म से हो, अब आप बेशक मर्ज़ी है आपकी कि आप उसको जलाकर और पानी में बहा दें उसकी अस्थियाँ, या आप उनको कफन में लपेट कर ज़मीन में दफन कर दें, या फिर आप सीधा सीधा जो क्रिश्चियन ग्रेव्स होती हैं उनमें कर दें, या फिर जंगल में जो दूसरे धर्म होते हैं उनमें जंगल में लाशों को छोड़ दिया जाता है और वो वहाँ पर ही रखी जाती हैं, ज़िंदा ऐसी ही रख दी जाती हैं, तो वहाँ पर जानवर आके उनको खा जाते हैं। यानी जैसे भी जो भी आपकी प्रैक्टिस है। लेकिन ग्रेवयार्ड, अब देखिए एक इंसान मर गया ना, दुनिया के लिए मर गया, लेकिन ग्रेवयार्ड में जो हॉरर मूवीज़ में भी दिखाया जाता है, जब ग्रेवयार्ड से कोई निकलता है तो आप लोग उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे आप लोग? पॉज कीजिए और मुझे यहाँ पर बताइए कि आप उसे क्या कहते हैं। उसे गोश्त कहा जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ दूसरी ज़िंदगी की, कि एक इंसान दुनिया के लिए मर गया तो वो ग्रेव में गया अपनी, यानी कब्र में गया, यानी कि वो यहाँ आ गया, इस ग्रेवयार्ड में आ गया। ये वाली ग्रेवयार्ड, ये वो आप लोगों की कब्र वाली नहीं, इस ग्रेवयार्ड में आ गया। अब इस ग्रेवयार्ड में आके जब निकलेगा दूसरी दुनिया में तो उसको क्या क्या कहा जाएगा? गोश्त कहा जाएगा। तो उसके लिए ये नाम यूज़ किया जाता है अनऑफिशियली। अब यहाँ पर गोश्त से आप लोगों को लगेगा कि मैं वो जो गोश्त फोर्सेस होती हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, नहीं, उनके ऊपर मैं बिल्कुल अभी इसी सीरीज़, इसी पॉसिबिलिटी के अंदर आगे बात करूँगी। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी कि वो जो गोश्त फोर्सेस होती हैं उनसे आप लोग कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा इस गोश्त को लेकर, क्योंकि वो जो फोर्सेस होती हैं वो अभी होती हैं, ज़िंदा होती हैं, आप लोगों की दुनिया में होती हैं। ये वो वाले गोश्त होते हैं जो इस ग्रेवयार्ड से निकलते हैं, ये वाली ग्रेवयार्ड से, आप लोगों की ग्रेवयार्ड से नहीं। लेकिन इसका सिस्टम क्या होता है? आपकी दुनिया में मरते हैं, आप लोग उनको अपनी शमशान घाट, कब्रिस्तान या जो भी आप लोगों का होता है ग्रेवयार्ड, उसमें डालते हैं और ख़त्म। वहाँ से ये आते हैं इस ग्रेवयार्ड में, और फिर यहाँ से वो गोश्त बनकर निकलते हैं। दुनिया के लिए वो गोश्त हो चुके होते हैं, तो इसलिए उनको गोश्त कहा जाता है, यानी कि लड़का लड़की टाइप लोग, ठीक है ना, समझ आ गए। अब यहाँ पर जाते जाते और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी हिंट है। शायद आप लोग नोटिस नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी हिंट है। और छठे नंबर पर लिखी गई, छठे को उल्टा करें 9 बनता है, 9 का मतलब ही डेविल है। यहाँ पर बहुत सारी हिंट्स हैं, आने वाले दिनों में बड़े बड़े क्लूज़ मैं बताऊँगी आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद ये आखिर में ये सुनिए और समझ जाइए, गौर से सुनिएगा। कहाँ है, चल क्यों नहीं रहा? अच्छा हाँ, यहाँ पर वो फरीदुन क्या नाम है उसका, होस्ट का, जो शहरियार हैं, उन्होंने इनसे सवाल पूछा कि अगर तुम्हारी तुम कोई फ़िल्म प्ले करना चाहो अपनी लाइफ पे, पता नहीं क्या, तो उसका क्या जॉनर होगा? तो उन्होंने कहा था हॉरर। अभी सुनिएगा जवाब। Horror. Yeah, because I want sequels. So even if I die, I can play ghosts, right? Horror.
सुनिए इन्होंने क्या कहा है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे सीक्वेंस चाहिए। सीक्वेंस क्यों, कैसे निकल कर आएगा? सीक्वेंस कैसे निकल कर आएगा? एक मरे हुए इंसान का सीक्वेंस नहीं आता। मैं मानती हूँ कि आप लोगों के धर्म में 7 जन्मों पे आप लोग विश्वास करते हैं और आप लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि एक इंसान जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो दुनिया से चला जाता है, वो वापस किसी भी ज़िंदगी में कभी भी वापस आ सकता है, किसी भी रूप में, किसी भी शक्ल में। और बड़ी अजीब सी बात है कि हम यहाँ ग्रेव यार्ड की बात कर रहे हैं, हम शमशान घाट की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो तस्वीर दिखाई गई है शमशान घाट की, जिसके ऊपर मैंने अक्टूबर 2020 में, बल्कि सितंबर या अक्टूबर में बात की थी, अगर आप लोग देखें तो उसमें नॉस्ट्रल्स के अंदर कोई भी कॉटन नहीं है। और नॉर्मली ये माना जाता है हिंदू धर्म में कि कॉटन इसलिए रखा जाता है कि जो उस इंसान की जो रूह, जो आत्मा है, वो वापस ना आए, यानी वो वहीं रहे। वरना शायद इसलिए आप लोग छोड़ते हैं कि वो वापस आने के लिए कुछ होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग गौर कीजिएगा कि उस शमशान घाट की जो तस्वीर है आखिरी, उसमें रुई भी नहीं डाली गई है नाक में। अब वो पता नहीं जो भी था, लेकिन गौर कीजिए, आपका सीक्वेंस तभी बनेगा ना। देखें, बेशक आप लोग मानते ज़रूर हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि आप लोग कौन सी दुनिया में आएंगे और किस ज़माने में आएंगे और किस रूप में आएंगे। और ये भी नहीं पता कि आपका ये वाला जन्म 7वां ही हो सकता हो। मुझे नहीं पता, आप लोगों को शायद हो सकता है पता होता हो कि ये 7वां जन्म होता है आप लोगों का, या 5वां 6वां, मुझे नहीं पता, आप लोग बता दीजिएगा। लेकिन जब आप लोग जी रहे हैं उस वक्त तो एक ही जन्म है ना आपका, तो उसी जन्म में ही, उसी ज़िंदगी में आपको एकदम से सीक्वेंस चाहिए। तो वो सीक्वेंस कैसे आएगा? वो उसी तरीके से आएगा कि आप मर जाएंगे लेकिन दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए मर जाएंगे लेकिन असल में नहीं मरेंगे। तभी आपका एक सीक्वेंस बना, एक और ज़िंदगी आपको मिली। आपने क्या प्ले करना है, क्योंकि आप गोस्ट प्ले कर सकें। और मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ, गोस्ट और ग्रेव यार्ड की बात कर रही हूँ। समझ आ रही है इस बात की? ये हिंट्स हैं छोटी छोटी, ये इत्तेफाक नहीं है, ये मत समझिएगा। इत्तेफाक 1-2 दफ़ा होते हैं, बार बार नहीं होते। यहाँ पर पूरी जगहों में, इंटरव्यूज़ में और हर जगह पर यहाँ पर बड़े बड़े हिंट्स हैं। आज तक मैंने क्यों कभी डिकोड नहीं की उस लड़की की इंस्टाग्राम, ट्विटर या इंटरव्यूज़, मैंने सब दुनिया को कर डाला, कभी नहीं की, क्योंकि मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। और मुझे ये पता था कि मैं एक ही बार करूँगी, जब ज़रा लोग मुझे कम देखना शुरू करेंगे। शुरू में बहुत लोग देख रहे थे, मैं नहीं चाह रही थी कि इतने सारे लोगों के साथ हो। जितनी ज़्यादा डिटेल जितने लोगों तक जाएगी, मुश्किल ही होगी, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगी। मुझे खुशी है कि अभी कम ही लोग देखते हैं, लेकिन गौर कीजिए और यहाँ पर समझिए दोबारा। Horror. Why do you say? Yeah, because I want sequels. So even if I die, I can play ghosts, right? Horror. ये कह रहे हैं कि इनको सीक्वेंस चाहिए, यानी अगर ये मर भी जाएं तो ये गोस्ट बनकर निकल आए, सीधी सी बात है। और इसने हॉरर कहा है, तो हॉरर वाकई जिस तरीके से जो घटना 13, 14, 15 जून को जो भी जिस दिन भी घटना घटी है, वो बाकायदा एक हॉरर फिल्म की तरह की घटना है ना। तो इनकी लाइफ जो है हॉरर है। और इत्तेफाक की बात यह है, और बड़ी मज़े की भी बात है, और मैं अपनी खुद इस वजह से मज़ेदार बात कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद इस जगह का एक हिस्सा हूँ। तो ग्रेव यार्ड से निकल के जब आप गोस्ट बनते हैं, तो जो आपकी ये वाली ज़िंदगी होती है वो एक हॉरर से कम नहीं होती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो साथ है वो अपने आप में एक हॉरर मूवी है। भयानक किस्म की, साइको किस्म की एक हॉरर मूवी है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। और इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पर जितनी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी उनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फिल्म्स के द्वारा, या तो बायोग्राफीज़ या फिर फिक्शन के तौर पर ऑलरेडी आप लोगों को दिखाई भी जा चुकी हैं। और मैं बता भी सकती हूँ कि किस एजेंट के ऊपर वो बनाई गई है या किसकी लाइफ स्टोरी के ऊपर वो बनाई गई हैं। तो ये जो है वो हॉरर ही है। ये लाइफ जो है ना, ये कोई मज़ेदार लाइफ नहीं है, ये वाली जो लाइफ है। और मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगी कि इसमें आप अपने माता पिता से मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, या पिछली दुनिया से बिल्कुल आप कट जाते हैं। ये मैं एक्सप्लेन करूँगी जब मैं ये कहानी बताऊँगी, उस लड़की की पूरी कहानी, तो आप लोग समझ जाएंगे। फिर आप खुद ही उस कहानी को रिलेट कर दीजिएगा कि उस लड़के की आगे आने वाली ज़िंदगी में अब क्या होगा, ठीक है ना। तो खुद ही समझ जाइए। गोस्ट और ग्रेव यार्ड का यहाँ पर उन्होंने एक क्लू दे दिया, और यहाँ पर इन्होंने अपने गोस्ट होने का क्लू दे दिया। मैं यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और उसके बाद हम अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Horror. Why do you say? Yeah, because I want sequels. So even if I die, I can play ghosts, right? Horror. Horror. Why do you say? Yeah, because I want sequels. So even if I die, I can play ghosts, right? Horror.